हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए प्रतिदिन भूगोल और अर्थशास्त्र की निचोड़ सीरीज लेकर आ रहा है। आज देखिए, भूगोल के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लगा हुआ है जिसको आप कृषि के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, चाहे आप टीजीटी में हो या पीजीटी में हो। टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गए। और पीजीटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए आपके जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उसका अध्ययन करते हुए आगे आने की जो संभावनाएं हैं उस पर भी विचार करते हुए लगभग 70 से 75 क्वेश्चन लगाए गए हैं। यदि इसको आप एक बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके कोई एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। बस करना क्या है, एक चीज मैं और कहूंगा कि इसमें जो फसलों के उत्पादन से संबंधित प्रश्न रहेंगे उसको एक बार प्रेजेंट में तत्काल में कौन सा देश आगे पीछे हुआ है उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी लगभग सही करने की कोशिश की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रम यहाँ दिया गया रहेगा वही सही रहेगा। लेकिन मैं आपसे एक बार कहूँगा कि जो आर्थिकी आती है उससे फसलों के उत्पादन के क्रम को देख लीजिएगा। जो एक आध दो प्रश्न हैं, जो फसल इसमें दी गई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर एग्जाम में संभावना नहीं है कि गलत हो जाए प्रश्न। बाकी सारी चीज़ें एकदम करेक्ट करके लगाई गई हैं। तो आइए देर ना करते हुए, चूंकि देखिए लगन का समय है, ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं जाना पड़ता है, ठीक। तो आप जाइए, लेकिन दिमाग में क्या रहे कि एग्ज़ाम मुझे देना है, क्योंकि शादी विवाह भी रोज रोज नहीं आएगा। ऐसे कोई परम मित्र या घर पे शादी पड़ जा रही तो जाना पड़ जाएगा, लेकिन ध्यान अगर आपका मछली की आंख पे रहेगा तो आपको कोई भी चीज विचलित नहीं कर पाएगी। देखिए जल्दी से देखते हैं कि कृषि में कौन कौन से प्रश्न अभी तक आए हैं और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न देखिए लगा हुआ है कथन और कारण का। कथन और कारण का क्या कि दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसी में आपका भारत है, ठीक है। तो फिर कह रहा दक्षिण पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइएगा कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक। व्याख्या करते हैं या व्याख्या नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये बात 100% सही है, ठीक है। ये बात 100% सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है। लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं है। दोनों बातें सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए क्या इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं। व्याख्या मतलब यह है कि दक्षिण पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी मानसून जलवायु पाई जाती है। समझ में आई बात? दोनों बातें सही हैं लेकिन कारण सही नहीं है। आगे कह रहे चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? आप भी जानते हैं, आप भारत में रहते हैं, ठीक है। तो चावल देखिए बरसात में होता है। क्या है? बरसात की फसल है। बरसात का मतलब उष्ण और आर्द्र दोनों होता है। उष्ण यानी गर्म जलवायु भी है और आर्द्र मतलब वर्षा काल भी है, ठीक है। नम जलवायु का पौधा है। और वैसे तो जानते हैं विश्व में सबसे अधिक चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, और यही प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यही प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और यह किस में आता है? तो यह खरीफ का मुख्य पौधा है। खरीफ का मुख्य पौधा। तो इस तरह से 3-4 प्रश्न आपके हो गए, ठीक। हाँ, कह रहा है कि विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यात देश क्रमशः हैं। तो कौन सा देश अधिकतम उत्पादन करता है और अधिकतम निर्यातक है? जल्दी से बताइएगा।
जैसे ये चावल की कृषि देख रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ने चावल महत्वपूर्ण है। चावल आपको क्या करना है, देख लेना है, एक बार बैठा लेना है दिमाग में। आइए, अगर चावल के उत्पादन की बात करें, हम चावल के उत्पादन की बात करें तो चीन में है, सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। लेकिन निर्यातक की बात हम करें, ठीक है, तो भारत का नाम आता है। किसका, भारत का नाम आता है। इसलिए आप देख लीजिएगा, वर्तमान समय में थाईलैंड तो नहीं है, ठीक, क्योंकि अब ये क्रम में लगा हुआ था तो हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन ये सही यही है, ठीक है, चीन एवं भारत। एक बार आप विचार कर लीजिएगा जाके। कह रहा है कि IR5 एवं CO34 निम्न में से किस खाद्यान्न की उन्नत फसल है, ठीक है। तो देखिएगा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, IR5 CO34 किस खाद्यान्न की किस्म है, तो ये चावल की किस्म है, यानी चावल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चावल को एक बार रिवाइज करना है आपको, समझ में आ रही बात। चावल दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है। अब सोचिए, अगर ये सेशन ना चलता तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें तो दिमाग में नहीं ही रहती। तो आप एक बार आराम से वीडियो देखिएगा और जो चीज ना आए उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 5वें की अगर बात करें तो देखिएगा, जैपोनिका, ओश, अमन या इंडिका, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत जो चावल पैदा किया जाता है उसे कहते हैं इंडिका। क्या कहते हैं, इंडिका, ठीक है। और यदि यही शीतोष्ण कटिबंधीय की बात करें तो जैपोनिका जो है शीतोष्ण कटिबंध का चावल है, ठीक है ना जी। अब कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। शीतोष्ण कटिबंध की चावल की अगर बात करेंगे तो वहां होगा जैपोनिका, ठीक। आगे कह रहा है कि कथन है, जापान में गहन कृषि पद्धति से चावल उगाते हैं, कारण जापान में कायिक घनत्व बहुत अधिक है। जापान में कायिक घनत्व बहुत अधिक है। अब देखिएगा, यहां कथन और कारण को ध्यान से देखिए। जापान में गहन कृषि पद्धति के से चावल उगाते, बिल्कुल सही बात है। जापान का क्षेत्रफल जो है बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है वो, ठीक है, लेकिन वहां के लोग इतने कर्मठी हैं कि वह कृषि में भी बहुत गहन कृषि करते हैं। मतलब एक ही भूभाग पर बहुत तरह से उसका उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। जापान में कायिक घनत्व बहुत अधिक है जी, जापान में कायिक घनत्व जो है वो बहुत अधिक है। यही कारण है कि चावल गहन कृषि पद्धति से उगाया जाता है। यानी कि क्या है, सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं। आइए, अब तक चावल की बात हो रही थी, अब बात आएगी गेहूं की, क्योंकि गेहूं जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, खाद्य फसल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। अब देखिए, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं अर्जेंटीना, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि मैं इस प्रश्न की बात करूं, ठीक है, तो देखिए वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये बृहत्तम उत्पादक देश हैं गेहूं के। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है और ऑस्ट्रेलिया जो है ये निर्यात करता है, ठीक है। आगे कह रहा है, निम्न में से कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन, भारत, यूक्रेन और अर्जेंटीना की अगर बात करें
तो देखिएगा सबसे अधिक पैदा होने की बात अगर देखेंगे तो वो तो चीन है। क्या है? इस ऑप्शन में चीन होगा। लेकिन निर्यातक कौन है सबसे बड़ा? तो अर्जेंटीना है। निर्यातक की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? अर्जेंटीना। ठीक। आइए, कह रहा है कि अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश में से एक है। जबरदस्त बात। अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांश में है। अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांश में है। प्रश्न नंबर 9 जल्दी से बताइएगा। तो यदि आप अर्जेंटीना को देख रहे होंगे, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का भाग है। ठीक है। अर्जेंटीना में पंपाज नाम की घास पाई जाती है और यहां पर इस समय गेहूं उत्पादन का कार्य हो रहा है। तो अर्जेंटीना विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। ये तो बात सही है। ये बात क्या है? सही है। अब है कि अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है। तो ये देखिए, ये भी अर्जेंटीना का विस्तार अगर आप देखेंगे तो मध्य अक्षांशों की अगर बात करते हैं तो मध्य अक्षांश में भी है, क्योंकि शीतोष्ण क्या है? शीतोष्ण जलवायु में है। ये अर्जेंटीना कहां है? शीतोष्ण जलवायु में है, तो मध्य अक्षांश में भी होगा। लेकिन ये व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या नहीं है कि शीतोष्ण जलवायु में है इसलिए सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का करता, ऐसा नहीं है। ठीक है ना जी। इसलिए दोनों कथन सही है, परंतु RA की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब यहां से देखिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको बता दिए गए। यानी चावल की फसल को देखना है आपको, इसके बाद गेहूं की फसल को देखना है। दोनों खाद्यान्न फसलें हैं। गेहूं क्या है? गेहूं आपकी रबी की मुख्य फसल है। रबी की मुख्य फसल, ये भी जानते रहिएगा। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास का काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ये भी आप सभी, ज्यादातर बच्चे किसान के ही होते, मिडिल फैमिली वाले ज्यादातर अध्यापक की तैयारी करते हैं। तो आप बताइए, गेहूं आपके यहां शीतकाल में होता है। ठीक है। लेकिन उसके बीज के अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? जबरदस्त प्रश्न है। तो देखिए, इसमें से अगर औसत तापमान 20 अंश सेल्सियस तक है तो गेहूं की फसल के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चाहे उसका अंकुरण हो, चाहे बोने का टाइम हो, या प्रारंभिक समय में जितनी भी चीजें हैं, केवल पकने के समय थोड़ा सा अधिक तापमान चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? रोटी की टोकरी, संयुक्त राज्य अमेरिका को। वैसे प्रेयरी क्षेत्र को रोटी की टोकरी कहा जाता है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिनीसोटा, ओक्लाहोमा, कोलंबिया या कैलिफोर्निया। तो मिनीसोटा को कहा जाता है। मिनीसोटा को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है। मक्का का प्रमुख उपयोग होता है। तो देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो भारत जैसा नहीं है कि मक्का उगाए और ठेले पर रखकर बेचे। ठीक है। मक्का भारत में एक अच्छी फसल मानी जाती है व्यवसाय की दृष्टि से। आप देखेंगे जैसे ही हर समय लगभग बोई जा रही है और अच्छी इनकम देती है। लेकिन यदि अमेरिका की बात करेंगे तो वो पशुओं के चारे के रूप में उसको यूज करता है। किसके? पशु के चारे के रूप में उसको उगाता है, ना कि उसको बेचने के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ बाजरा, जौ और जई भी उगाया जाता है चारे के रूप में। आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? मतलब सबसे अधिक गन्ना कहां पर बोई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कहां पर गन्ना बोई जाती है? तो यदि मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो ब्राजील में सबसे अधिक गन्ना बोई जाती है। सबसे अधिक कहां बोई जाती है? ब्राजील। क्लियर। कह रहा है कि कथन क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है। क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है। हाँ देखिएगा, अब
फिर क्या कह रहा है कि क्यूबा, क्यूचा नहीं है, क्यूबा है। क्यूबा एक द्वीप है। जल्दी बताइएगा, क्या दोनों सही हैं, व्याख्या भी करते हैं, या दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करते? जल्दी से बताइएगा। तो ये बात सही है, क्योंकि क्यूबा जो है गन्ने का विश्व स्तरीय उत्पादक है, ये भी बात सही है। और क्यूबा एक द्वीप है, ये भी सही है। लेकिन एक द्वीप होने के कारण थोड़ी गन्ने का उत्पादन विश्व स्तर पर करता है, ठीक है। वहां और परिस्थितियां, जलवायु, मिट्टी इस तरह की पाई जाती है कि गन्ना वहां सबसे अधिक होता है, द्वीप होने के कारण नहीं। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? देखिए, चीनी का कटोरा, गेहूं, चावल, अब चीनी की बात हो रही है, ठीक है। विश्व का चीनी का कटोरा तो आपको एकदम पता है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा तो क्यूबा को क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? क्यूबा, चीनी का कटोरा। आगे, बाउल ऑफ शुगर। हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता है, हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता 68 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, 102 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, 140 या 15। तो ये हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता कितनी है? 140 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। बहुत अच्छी उत्पादकता है भाई, ठीक है। कह रहा है विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जाता है? जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो ये यही जिसकी बात अभी पीछे हो रही थी कि 140 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन होता है, तो ये हवाई द्वीप है जिसमें लगभग साल भर गन्ना कहाँ? कारखानों को मिलती है, यानी साल भर ये हमेशा उगती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। आपके यहाँ गन्ने की फसल को खरीफ की फसल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। लगभग 9 या 10 महीने की फसल है ये, लेकिन 3 महीना तो नहीं मिलती है। यदि क्यूबा की बात करें तो ये साल भर वहां उपलब्ध होती है, ठीक है ना जी। आगे हमारे यहाँ देखिए गन्ने का एक बढ़िया व्यवसाय शुरू हुआ है, जो ठेले पे गन्ने का जूस बिक रहा है, लगभग साल भर बिकता है और जबरदस्त लगता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास मेखला की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास मेखला की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। बहुत बार आप पढ़े होंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो उत्तरी सीमा का निर्धारण किससे होता है? तो आप जब जब देखे होंगे 200 पाला रहित दिन, उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? 200 पाला रहित दिन, ध्यान रखिएगा। करा की सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। सर्वोत्तम एक तरफ श्रेणियां दिया है और एक तरफ क्या? क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक। और क्या देखना है? कपास। क्या देखना है? कपास की खेती के संबंध में ये सारी बातें की जा रही हैं। कपास की खेती के संबंध में ये सारी बातें की जा रही हैं। तो देखिएगा, मिलाइए। सर्वोत्तम श्रेणी की अगर बात करें, सर्वोत्तम श्रेणी तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 1 से 3 में मिला लीजिए, 1 से 3 यानी 2 ऑप्शन अभी हैं, सी और डी। यदि मैं बात करूं मध्यम श्रेणी की, तो मध्यम श्रेणी की तो मध्य एशियाई गणराज्य यानी बी में 1, बी में 1 यानी डी सही हो गया। क्या सही होगा? डी। निम्न श्रेणी की बात करें तो भारत और ब्राजील, ठीक है, ये आपका सही हो गया। अब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पे सही होना चाहिए आपका। आगे, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक कपास कहाँ उत्पादन होता है? मैं एक चीज आपसे कहा हूं कि आप जो जो फसल का नाम आ रहा है आप एक बार उसको क्या करेंगे? देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। तो देखिए, कपास की अगर बात करें तो सबसे अधिक कपास वर्तमान में चीन में उत्पादन की जा रही है। कहां पर? चीन में, ठीक है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, उसके बाद पाकिस्तान का, ठीक है ना जी। चीन, भारत और पाकिस्तान।
अभी देखिए भारत और पाकिस्तान का मामला इस समय सही नहीं चल रहा है, बार बार गलत तरीके से छेड़ा जाता है पाकिस्तान द्वारा, और इस बार कुछ ज़्यादा ही हद हो गई। तो निश्चित तौर पे भारत के जो सैनिक हैं पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं, इसलिए भारत के वीर सपूतों को सत सत नमन है और सभी भारतीयों को उन पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से निश्चित तौर पे हम अपने घरों में पढ़ने का काम कर रहे हैं, खाने पीने का काम कर रहे हैं, और हमको पता नहीं चल रहा है कि पूरी तरह से हो क्या रहा है। ठीक है, हम अपने घरों में बैठे हैं, केवल दिक्कत है तो जो बॉर्डर किनारे वाले क्षेत्र हैं वहां आप सोचिए कि भारत के बहादुरों ने वहां से आने वाली मिसाइलों को जो आगे अगर पहुंचती तो बहुत ज्यादा नुकसान करती, रास्ते में ही घेर कर मारने का काम किया है। तो ऐसे समस्त जो भी वीर सपूत हैं भारत के, प्रहरी हैं, रक्षक हैं, उन सभी को हम उनके सही सलामती के लिए कामना करनी चाहिए ईश्वर से, और वो हमेशा अगर सही बने रहेंगे तो आप सभी और हम सभी अच्छे बने रहेंगे। तो उन सभी को सत सत नमन करने की बात है। ठीक है, हाँ आइएगा, कह रहा है कि मित्र, मित्र नहीं है मिस्र है, ये क्या है, मिस्र। मिस्र कपास उत्पादक प्रमुख देशों में से एक है, सही बात है। मिस्र में विस्तृत क्षेत्र पर लावा जनित काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, यानी कि मिस्र का जो हिस्सा है कृषि का जो बना है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, लावा जनित मिट्टी से नहीं बना है। तो पहला तो आ सही है लेकिन आर गलत है, आ सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, क्या आ सही है लेकिन आर गलत है, सी सही होगा। क्या सही होगा, सी। आगे कह रहा है कपास के प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक कहां पाई जाती है। अगर प्रति हेक्टेयर उपज की बात करेंगे कपास की तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रति हेक्टेयर उपज, अगर प्रति हेक्टेयर उपज की बात करते हैं तो ये कहां कहां, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिस्र तीसरे पर है, मिस्र तीसरे पर, इसके बाद भारत का नंबर आता है, भारत, यानी भारत चौथे नंबर पर, दूसरा तीसरा चौथा कपास उत्पादन। कर ब्राजील में कहवा के बाग कहलाते हैं। ब्राजील में कहवा के बाग को क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा, तो फेजेंटा कहते हैं, फेजेंटा। ठीक है, देखिए सेल्वास वहां का वन है। ठीक है, क्या है, जंगल है जो अमेजन नदी के किनारे किनारे है, जिसको विश्व का ऑक्सीजन फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, और पैम्पाज यह अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, हाँ तो ये, अच्छा इसको ऐसे मत करिए, नहीं तो इसको भी आंसर जान जाएंगे। इसके बारे में मैंने दो चीजें आपको बता दी। आगे कह रहा कि ब्राजील में सघन काफी बागान को कहते हैं, फिर वही आ गया, फजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, फजेंटा। विश्व के कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम बताइए। कहवा, कॉफी जिसे आप कहते हैं, आज बहुत ज्यादा प्रचलन में है। चाय से ज्यादा, चाय किसकी बात होती है, जब स्टैंडर्ड की बात होती है तो कॉफी की बात हो जाती है। तो कह रहा है कि कौन सा सही क्रम है, तो जल्दी बताइएगा। सही क्रम बताना है। ब्राजील, आइवरी कोस्ट, इथोपिया और कोलंबिया। ब्राजील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट या इथोपिया। कोलंबिया, ब्राजील, इथोपिया, आइवरी कोस्ट, या ब्राजील, कोलंबिया, इथोपिया तथा आइवरी कोस्ट। जल्दी से बताइएगा। और देखिए डी ऑप्शन आपका सही है, यानी ब्राजील सबसे नंबर 1 पर है। अवरोही पूछा है, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता।
तो 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये है, 3 नंबर पर ये है, 4 नंबर पर ये है। क्लियर? सबसे अधिक। आगे अब कह रहा है कि वह स्थान जहां वर्षा 200 सेमी होती है, तापक्रम 25 सेंटीग्रेड होता है रहता है और जिसकी भूमि ढलवां है, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? जबरदस्त, ये जलवायु पूछ लिया है और पूछा है कि यह जलवायु किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? तो यह जलवायु कॉफी उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। ठीक है ना जी? क्या? कॉफी। आगे हाँ देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता? विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता? तो सिक्कोंग घाटी, कैंडी बेसिन, नीलगिरी या कोस्टारिका। 27 का जवाब दीजिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं ना कि निश्चित तौर पे अगर 2 घंटा आप मेरी इस वीडियो को दे दिया करेंगे अपने 24 घंटे में से, क्योंकि 6 घंटा तो आप सो ही रहे होंगे, 6 दूनी 12 तिरिक 18 घंटे तो नहीं पढ़ पाएंगे किताब को। तो क्या करिए, 2-3 घंटा आप प्रश्नों को हल करिए, फिर जो प्रश्न परेशान कर रहे हैं उसको किताब में जाकर, आपके पास किताबें होंगी, उसको देख लीजिए कि ये क्यों आखिर मेरा गलत हो रहा बार बार, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर ये पद्धति आप अपनाए तो यकीन मानिए इस बार आपका 1 पद होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप आलस करते रहे, किताब लेकर कुर्सी पे बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं और एक पेज पलटकर उसी को बार बार देख रहे हैं कि भाई ये सही है ये गलत है, तो वो सही सिस्टम नहीं है पढ़ने का, ना तो इस पढ़ाई से सिलेक्शन होने वाला है। आप अपने आप को एकदम 100% लगा दीजिए। अगर आपके पास कोई किताब है तो उसको ढक कर प्रश्न को हल करिए। 125 या 100 क्वेश्चन का जो सेट आ रहा है उसको हल करिए। पूर्व में जितने प्रश्न आ रहे हैं उसको हल करिए। पूर्व में विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उसमें 100%, 1-2 गलत हो जाए तो मान लीजिए इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि पर इच्छा होती है, दूसरे की इच्छा पर प्रश्न बनाए जाते हैं। फिर भी जो पूर्व में हुए प्रश्न हैं उन पे तो हमको 100% कमांड होनी चाहिए, और यदि ये हुआ तो आप मान के चलिए कि 1 पद इस बार आपका है। ठीक है, चलिए, जगाना जरूरी है मित्रों। अगर आप जागेंगे नहीं तो फिर उसी कमरे में बैठकर फिर 4 साल का इंतजार करेंगे। सोचिए, डेट भी बढ़ गई है, ठीक, तो इसका फायदा उठाइए। विश्व में निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता? जल्दी बताइएगा 27 नंबर का आंसर। तो देखिएगा, सिक्कोंग घाटी, ये भी जानी जाती है चाय के लिए, कैंडी बेसिन, नीलगिरी। कोस्टारिका में चाय नहीं उत्पादन होता है। कोस्टारिका में चाय का उत्पादन नहीं होता है। आगे, उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहां किया जाता है? उलांग स्पेशल चाय है, ठीक है, ये ताइवान में होती है पैदा। कहां होती है? ताइवान में पैदा होती है उलांग किस्म की चाय। ठीक है, कहां? चाय ताइवान। इसके अतिरिक्त हरी चाय, ठीक है, कौन सी चाय? हरी चाय और काली चाय भी यहाँ की मुख्य किस्में हैं। कह रहा है कि कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है? जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। बहुविध फसल, बागाती फसल या सीढ़ीदार फसल या विस्तृत खेती। तो देखिएगा, ये जितनी भी फसल है, कहवा है, चाय है, रबड़ है, ये बागाती कृषि के अंतर्गत आती हैं। किसके? बागाती कृषि। ठीक है, या रोपण कृषि भी इसे कहेंगे। आगे, संसार में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है। यदि प्राकृतिक रेशम की, सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, तो प्राकृतिक रेशम की अगर बात करें, ठीक है, तो चीन नंबर 1 पर है। कौन सा? चीन। प्राकृतिक रेशम की अगर बात करेंगे तो चीन नंबर 1 पर है और भारत का नंबर दूसरा है। ठीक है, भारत का नंबर दूसरे स्थान पर है। कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश
सबसे अधिक रबड़ कहाँ उत्पादन किया जाता है? जल्दी बताइएगा, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, गजब का है। रबड़ जान रहे हैं कि रबड़ एक महत्वपूर्ण फसल है, पूरी गाड़ियां उसी रबड़ पे दौड़ रही, मतलब जो टायर है उसी पे तो चल रही हैं, इसलिए ये प्रश्न निश्चित तौर पे बनेगा। ठीक है, हाँ, अभी तक फसलों की अगर बात की जाए तो चावल हो गया, आपका गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गई, चाय और कॉफी हो गई। अब हम लोग रबड़ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रबड़ की बात कर रहे हैं। तो थाईलैंड जो है विश्व में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करता है। मलेशिया प्रसिद्ध है, मलेशिया प्रसिद्ध है किसके लिए? रबड़ की बागाती कृषि के लिए, कपास, चाय, गेहूं के लिए नहीं, तो मलेशिया भी रबड़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है। रबड़, ये उष्ण कटिबंध के जितने भी देश हैं, ठीक है, विषुवतरेखीय जलवायु, जहां ज्यादा वर्षा और ज्यादा गर्मी होती है वहां रबड़ होता है। कह रहे निम्न में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी? मुलायम लकड़ी वहीं होगी जहां जलवायु शीतोष्ण टाइप की होगी, ठीक है, और ध्रुवीय टाइप की होगी। मतलब अगर आप देखेंगे इसमें से कनाडा, नॉर्वे, साइबेरिया, फिनलैंड, तो सारे देश लगभग ध्रुवीय टाइप के ही हैं, लेकिन सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन, क्योंकि क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, इसलिए कनाडा देता है। कौन? कनाडा, ठीक है ना जी। टैगा टाइप की जलवायु के ये देश हैं। और संकुल वृक्ष क्या है? संकुल वृक्ष, क्योंकि तापमान यहाँ कम होता है, तापमान कम होगा, वर्षा भी कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में मुलायम लकड़ी पाई जाती है। और जहां तापमान और वर्षा दोनों अधिक होते हैं वहां पर कठोर लकड़ी पाई जाती है, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत। ठीक है ना जी। आइए, कह रहा विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइए। लुगदी, लुगदी जिससे कागज बनता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चूंकि कनाडा इसमें ऑप्शन में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन नगदी फसल नहीं है? नगदी फसल नहीं है। देखिए जितनी भी फसल इसमें दी गई हैं, अगर बात करेंगे कपास, जूट, चाय, आलू, नकदी फसल का मतलब यही होता है कि जो कैश क्रॉप है, मतलब जिससे तुरंत जो पैसे के लिए उत्पादन किया जाता है जिसका। तो हालांकि इस ऑप्शन में आलू आपका माना गया है सही, लेकिन आलू भी कहीं कहीं नगदी फसल के अंतर्गत ले लिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इन तीनों में से सबसे सटीक आंसर क्या होगा? आलू। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिएगा, कहवा ब्राजील, कपास मिस्र, चाय श्रीलंका, रबर मलेशिया। अब इसमें देखिएगा देखिएगा, इसमें जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये सारे सही हैं, सारे सही हैं। ठीक है, कहवा ब्राजील में होता है, कपास मिस्र में भी होती है, चाय श्रीलंका में, रबड़ मलेशिया में। तो इसमें क्या ऑप्शन है? ये सारे प्रश्न क्या हैं? सारे सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है ना जी। आगे कह रहा कि विश्व में अंगूर की खेती, बागानी, कोष, कीट पालन, रेशम उत्पादन बहुत विकसित है मानसूनी क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय। देखिए अंगूर जो है एक रसीला फल है। कैसा है? रसीला। और रसीली फल किस टाइप की जलवायु में पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। नींबू हो गया, मौसमी हो गई, संतरा हो गया। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? यहां पर सर्दियों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा। टैपियोका और याम उपजाए जाते हैं इस विधि से, टैपियोका और याम। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। टैपियोका और याम जो है गहन कृषि पद्धति से उगाए जाते हैं, गहन कृषि विधि से। अब टैपियोका और याम सुने भी नहीं होंगे, और सुने होंगे तो देखे तो नहीं होंगे, मैं भी नहीं देखा हूं, बस इसको पढ़ लीजिए। कह रहे विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र में
विश्व के अधिकांश व्यापारिक फसल में क्या क्या चीज भेड़ तथा बकरियां अधिक संख्या में पाली जाती हैं, गाय तथा बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं? 1 मिनट। विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र में भेड़ तथा बकरियां अधिक संख्या में पाली जाती हैं, गाय तथा बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, भेड़ और बकरियां भी पाली जाती हैं तथा गाय और बैल भी पाले जाते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब है मांस और ऊन से। ठीक, मांस और ऊन से। कर यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है? तो यूरोप का डेनमार्क। डेनमार्क देख रहे होंगे। ठीक है, दूध तथा अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में विशेष गुणवत्ता रखता है। यूरोप का कौन सा देश? डेनमार्क। विश्व में ऊन का अग्रणी उत्पादन देश है। अगर ऊन की बात करेंगे तो ऊन सबसे अधिक कहां मिलेगा? जहां भेड़ पालन होगा। और भेड़ कहां सबसे अधिक पालन होता है? वह ऑस्ट्रेलिया में। कहां? ऑस्ट्रेलिया। आगे अगला प्रश्न है कि विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन सा है? विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन सा है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे या ग्रेट ब्रिटेन? ठीक है, जल्दी इस प्रश्न का बताइएगा। इसी जो ऑप्शन है उसी में से बताना है। ठीक है ना जी, कौन सा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य का उत्पादन सबसे अधिक कहां हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यदि नवीन आंकड़ों को देखेंगे तो उसमें क्या है? अब चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो चीन आ गया है। किस क्या है? चीन। नवीन आंकड़ों की बात करेंगे तो चीन है, और फिर उसके बाद दूसरे पर इंडोनेशिया, फिर पेरू का नंबर आता है। ठीक है, हाँ। कह रहा है कि कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? आप देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो पेरू आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर तो डिसाइड होगा कि कौन। चीन, इंडोनेशिया, फिर पेरू। क्लियर? आगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए, विश्व में चीन मछली का बृहत्तम उत्पादक है, ये बात सही है। विश्व में चीन कोयले का बृहत्तम उत्पादक है, ये भी सही है। विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक है, यही सही नहीं है, क्योंकि तांबे की अगर बात करेंगे तो तांबे के उत्पादन में चिली का नाम पहले है। किसका? चिली। इसमें अगर बात करेंगे, तांबे की बात करें तो चिली का नाम पहले है, चिली। ठीक है, यानी यही ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी क्या है? सही है। विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। नोट्स, जो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर होते हैं उनको नोट किया जाता है कि दिमाग से उतर ना जाए। ठीक। कह रहा है कि मुख्य मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहां पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहां? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ग्रांड बैंक मछली उत्पादन का केंद्र है। किसका? मछली उत्पादन का। जॉर्जेस बैंक, ग्रांड बैंक, ये सब। आगे कह रहे न्यू फाउलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है लकड़ी काटने में, मछली पकड़ने में, शिकार में, दुग्ध उत्पादन में। तो बताइएगा, न्यू फाउलैंड की अधिकांश जनसंख्या किस में लगी है? मछली पकड़ने में भाई। किस में? मछली पकड़ने में। ठीक। और भारत की ज्यादा जनसंख्या पढ़ाई करने में लगी है। ठीक है। अगर आप एवरेज की बात देखेंगे, वैसे तो कृषि में सबसे ज्यादा जनसंख्या लगी, लेकिन युवा इस समय ज्यादातर जब कोई वैकेंसी और नौकरी मिल जाती है तो क्या होता है? सारे लोगों का झुकाव उधर ही हो जाता है। फिर लोग लगन से नहीं लगते, चले आते हैं, लेकिन कुछ समय तक के लिए तो बढ़ ही जाता है। वान थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल के संग केंद्रीय वृत्तखंडों का सही क्रम क्या है?
अन्न उत्पादन, जंगल, फल सब्जी, दूध। तो फल सब्जी सबसे पहले आप रख लेना, फल सब्जी, ठीक है। दुग्ध उत्पादन, जंगल और अन्न उत्पादन, यानी सी सही है। वान थ्यूनेन का मॉडल आप कई बार पढ़े होंगे, क्योंकि कृषि में सबसे अच्छा अगर किसी का मॉडल है तो इसी वान थ्यूनेन का है, कि कोई भी शहर होता है उसके पास की जमीन का उपयोग कैसे होता है, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने बताया है। कह वान थ्यूनेन ने के कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत की अंतिम पेटी किसकी है? ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र, गहन फसल का फसल कृषि जिसमें पड़ती और पशुचारण हो, या पशुचारण। गजब का है, देखिएगा अंतिम, ठीक, अंतिम वाला किसका है जल्दी बताइएगा। अंतिम वाला तो आप देखेंगे अंतिम वाला पशुचारण के लिए है। किसके लिए है? पशुचारण। आगे, फार्म सामान्यतः कहां नहीं पाए जाते? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, भारत में नहीं पाए जाते। फार्म मतलब विस्तृत खेती, बड़े बड़े क्षेत्रफल पर एक ही प्रकार की खेती को फार्म कृषि कहते हैं, ठीक है। भारत में आप जानते हैं जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए छोटे छोटे खेत पाए जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पर फार्म कृषि कैसे होगी। आगे कह रहा है विकासशील देशों में हरित क्रांति द्वारा त्वरित सुधार हुआ। धान्य फसलों की उपज में, हरा चारा के अंतर्गत, वन या सब्जियों में नहीं, धान्य। सबसे ज्यादा गेहूं और चावल को फायदा हुआ था। क्लियर। नॉर्मन बोरलांग इसके जन्मदाता हैं, मैक्सिको, 1960 के दशक में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैक्सिको में। हरित क्रांति के खोजकर्ता, देखिए आ गया प्रश्न, विलियम एफ, जॉर्ज विलियम्स और विलियम गाइड। अगर खोजकर्ता की बात पूछे, देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहां से प्रश्न ऐसे टिपिकल टाइप का पूछ लिया जाता है, तो खोजकर्ता की अगर बात पूछे तो विलियम गाइड होंगे, अगर जन्मदाता की बात पूछेगा तो क्या होगा? नॉर्मन बोरलांग, ठीक है। खोजकर्ता और हरित क्रांति शब्द के खोजकर्ता हैं विलियम गाइड। कब खोजे थे? 1958 में, और 60 के दशक में क्रांति आ गई थी। किसके प्रयास से? नॉर्मन बोरलांग के। निम्नलिखित में से किसको कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता? अब देखिए जन्मदाता, वो हरित क्रांति शब्द के खोजकर्ता थे, तो ये है नॉर्मन ई बोरलांग, नॉर्मन ई बोरलांग। अगर भारत की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना जी। आगे है स्टेनसियस, नाम बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्टेनसियस, ठीक है। किस प्रकार की खेती है? तो अर्जेंटीना में बड़े पशु फार्म को क्या कहते हैं? स्टेनसियस कहते हैं, स्टेनसियस। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो लिख लीजिएगा अगर भूलने वाली बात हो तो। कह रहा विश्व के संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? ठीक है, तो इसमें देखिए जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है, लेकिन अधिकतम अगर बात करेंगे तो 31% मार के आएंगे, 31%। लेकिन यदि विश्व के संपूर्ण धरातल की बात की जाए तो 37.7% भाग क्या है? कृषि योग्य है। 37.7% भाग क्या है? कृषि योग्य है। ज्यादा निकट कौन सा? 31% सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप देखिए और आंसर को क्लिक करिए। आइवर बेकर, डी व्हिटेल्सी, जे कोस्ट्रोविकी या ई हंटिंगटन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, तो देखिएगा वेकर, भौतिक दशाएं, ये सही है। डी व्हिटेल्सी, आर्थिक कारक, ये भी सही है। जे कोस्टारिका, भूमि उपयोग क्षमता एवं प्रौद्योगिकी, यही नहीं सही है, ये सही नहीं है, यानी इस प्रश्न का आंसर यही सही होगा। बाकी हंटिंगटन, जलवायु कारक, ये भी सही है। आगे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जल्दी देखिएगा। एक तरफ है चारा एवं दुग्ध पशुपालन क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्य एवं झील प्रदेश, मक्का शीतकालीन गेहूं क्षेत्र कपास पेटी के दक्षिण में, शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र कपास एवं नेब्रास्का प्रांत, उपोष्ण फसल का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी भाग। अब देखिए केवल बी को छोड़कर सभी सही हैं। मक्का में शीतकालीन गेहूं कपास पेटी के दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में है। ठीक है, कहां है? उत्तर में। ठीक है, 200 दिन पाला रहित वाली बात, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब क्या है? सही है। आगे करण निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में बांटा है? अगर इसकी बात करेंगे, कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, क्वेश्चन नंबर 58। ये भी देखिए, ये नाम इन्होंने गलत लिखा है, इसको सही वीटेल्सी है, ये वीटेल्सी। पहले इसको मैं सही करता हूं, ये वीटेल्सी। ठीक है, तो प्रमुख कृषि प्रदेशों में अगर बांटने की बात की तो कौन किए हैं? कोस्टोर, विकी, वान थ्यूनेन, वीवर या वीटेल्सी? तो वीटेल्सी। क्या आंसर सही होगा? वीटेल्सी। ठीक है, 13 प्रमुख प्रदेशों में इन्होंने विश्व को बांटा था। कितना? 13 प्रमुख प्रदेशों में। तो ये भी ऑप्शन आपको पूछा जा सकता है। क्रमबद्ध रूप से विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त करने का प्रयास किसने किया है? तो यही डी वीटेल्सी। डी वीटेल्सी। निम्नलिखित में से किसने संसार को बृहद कृषि प्रदेशों में बांटा है? अब ये तीनों प्रश्न का आंसर वही है, डी वीटेल्सी। आगे बढ़िए। कह रहा है कि पौधों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है? जबरदस्त क्वेश्चन है, कभी नहीं देखा होगा आपने। ठीक है ना जी, इसलिए जान लीजिए कितना? 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। किसको? पौधों को। ठीक, किसको? पौधों को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से 10 दीर्घ तत्व होते हैं यानी बड़े तत्व होते हैं, और 6 जो होते हैं सूक्ष्म तत्व होते हैं। आगे कह रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व घटित ला लीना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए सिद्ध हुआ था। ये क्या है? एक तरह की मौसमी दशाएं हैं, यल नीना और ला नीना। ठीक है, जलधाराएं एक तरह से समझिएगा, मौसम को उलट पुलट कर देती हैं। तो क्या सही है? कृषि के लिए वरदान, व्यापक स्तर पर सूखा, कृषि के लिए अभिशाप या व्यापक स्तर पर जल वृष्टि। तो आ और दा सही है, ये सही है और ये सही है। देखिए ये किसमें है? आ और दा, ये सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, लानीना के आने से क्या हुआ था? अधिक वर्षा हुई थी और इंडोनेशिया के लिए ये रबड़ की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वरदान साबित हुआ था। आगे, रूस में कृषि फार्मों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कृषि, रूस में कृषि, ये भी देखिए महत्वपूर्ण। जैसे पशु पालन को लिए वह शब्द दिया गया था, वैसे रूस में क्या कहते हैं? कोल खोज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कोल खोज। 63 नंबर प्रश्न है ये, कोल खोज। आगे, टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है। टैंक सिंचाई यानी तालाब सिंचाई कहाँ प्रसिद्ध है? पठारों में। थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे कह रहा कि कथन विश्व का 2/3 से अधिक सिंचित क्षेत्रफल एशिया में पाया जाता। सही है। पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब आप एक बार सोच कर दीजिए। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये दोनों कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी बी। कथन और कारण दोनों सही है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
ठीक है ना जी, ये ऑप्शन बड़ा रंग बिरंगा छाप दिए भाई। आगे कह रहा बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? उद्यान कृषि, पशुपालन, एक धान्य कृषि, जीविका नहीं। बागान जो है उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उद्यान। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कपास उत्पादन से, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय दुग्ध उत्पादन से, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग से आशय कृषि के साथ साथ फल सब्जियों के उत्पादन से, संयुक्त राज्य में ट्रक फार्मिंग से आशय मक्का उत्पादन से। अब देखिएगा ट्रक फार्मिंग, पहली बात तो यही एक क्वेश्चन है कि ट्रक फार्मिंग है क्या? तो ट्रक फार्मिंग कहते हैं शहर के निकट जरूरी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर ट्रक के माध्यम से मेन शहर में पहुंचाना। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का प्रचलन सबसे अधिक कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये क्या क्या करता है? तो आवश्यक जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ट्रक कृषि के साथ साथ फल एवं सब्जियों का उत्पादन करके ट्रकों के माध्यम से शहरों तक पहुंचाना। यानी क्या होगा सही? सी सही होगा। क्या सही होगा? सी, ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत ये आता है। आगे कह रहा है कि वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है स्थानांतरण से कृषि कहलाती है? नहीं, जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है। जीविकोपार्जन कृषि कहलाती है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। करेक्ट। झूमिंग कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका या मानसूनी। तो देखिएगा झूमिंग कृषि सबसे ज्यादा कहां की जाती है? झूमिंग कृषि सबसे ज्यादा कहां की जाती है? यही प्रश्न पूछा है। तो ये दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती है। झूमिंग कृषि के अंतर्गत आदिवासी कृषि है। ये लोग जंगल को काटते हैं, जलाते हैं और उससे जो उर्वर मिट्टी होती है उसकी राख से वहीं पर कृषि करते हैं और फिर अनुर्वर होने पर दूसरी जगह यहीं पर चलाते हैं। इसको स्लैश एवं बर्न कृषि भी कहते हैं। भारत में उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में इसे कहते हैं झूम के नाम से जानते हैं, झूम कृषि। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप प्रचलन में है? दक्षिण पूर्वी एशिया में मिश्रित खेती, शुष्क खेती, डेयरी कृषि या सघन? तो जल्दी बताइएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो सघन जीवन निर्वाहक कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया में छोटे छोटे क्षेत्र है, खेत है, इसलिए वहां पर सघन जीवन निर्वाहक कृषि की जाती है। अगला, स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है घास के मैदान में, वनों में नहीं। अभी आपको मैंने बताया वनों में होगी। वनों को काटकर जलाते हैं और उसकी राख से मिट्टी उर्वर करके बोते हैं, कृषि करते। लदांग कृषि प्रचलित है। ठीक है, लदांग कहाँ है? ये झूम कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो लदांग इंडोनेशिया की है। कहाँ? इंडोनेशिया। ठीक, ये 10th की क्लास में सब कुछ दिया गया है। आप झूम कृषि कहाँ क्या क्या कहा जाता है ये जानिएगा। ठीक है, निश्चित रूप से देख कर जाइएगा। कह रहे रोडेशिया, कौन सा मिलाइए? सही, सुमेलित नहीं, उसको छांटिए। रोडेशिया, ठीक है, में मिल्पा, ठीक है। ब्राजील में रोका, ये भी ठीक है। लेकिन इंडोनेशिया में टावी नहीं है, ये लदांग है। क्या है? लदांग पाई जाती है। सूडान में नगासू, ये भी ठीक है। यानी सूडान में नगासू कहते हैं झूम कृषि को। रोडेशिया पुराना नाम है, ये नया नाम कमेंट करके बताइएगा रोडेशिया को क्या कहते हैं वर्तमान में। मिल्पा ब्राजील में रोका, ठीक है। हाँ, फेल्ला कृषक होता है कहाँ? फेल्ला कृषक कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी बताइएगा। फेल्ला कृषक मिस्र के कृषकों को क्या कहते हैं? फेल्ला। क्या कहते हैं? फेल्लाह भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक होती है? कपास के बीज, अलसी, अरंडी के बीज, रेपसीड। अरंडी के बीज जो है पशुओं के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो इस तरह से आपके 75 क्वेश्चन समाप्त हुए। कैसी लगी सीरीज और आपके लिए कितना उपयोगी है? आप इसमें से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं?
ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका प्यार और दुलार मिल रहा और बढ़ भी रहा। 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। ठीक है, इसी तरह से आप सभी प्रयास करते रहिए। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी प्रयास करिए। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए, सुनने के लिए। और 1 से 2 बार और देखिए। और जो फसल हैं, ठीक है, उनको वर्तमान समय में आर्थिकी उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, कहीं एक आध मिस हो तो उसको सही कर लीजिएगा। हालांकि नहीं है, ठीक है, ये कह रहा हूं मैं, लेकिन आप जब एक बार खोज लेंगे ना तो पूरी तरह से, मेरा मेन उद्देश्य कहने का यही है कि जब ये खोज लेंगे कि भाई ये फसल का नाम आया है, हम एक बार देख लेते हैं, अपने से नोट कर लेते हैं, तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। निश्चित रूप से तैयारी करते रहिए, एक पद आपको जरूर मिलेगा इस बार। धन्यवाद।